Hello and great welcome to this particular session, and this is going to be the last session as far as this particular chapter is concerned. I mean to say we are moving into the last section of this particular chapter, that is foreign branches. तो बड़े फॉरेन ब्रांचेस का टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे। ये आपका सेक्शन 8 है और फॉरेन ब्रांचेस क्या होती हैं ये आपके लिए, कुछ लोगों के लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक है। तो फॉरेन ब्रांचेस में हमें क्या करना होगा, फॉरेन ब्रांचेस में क्या करा जाता है, इन तमाम चीजों का आंसर ढूंढने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल नोट्स लिखेंगे और फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फॉरेन ब्रांचेस। तो फटाफट आप अपने पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह निकाल लें। पहले तो मैंने टाइटल लिखा फॉरेन ब्रांचेस, तो आप भी लिखें। तो फॉरेन ब्रांचेस का टॉपिक करेंगे, फॉरेन ब्रांचेस। ये इंपॉर्टेंट अहम टॉपिक है, फॉरेन ब्रांचेस। शुरुआत में मैंने कहा था कि ब्रांचेस को हम दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डोमेस्टिक ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस। डोमेस्टिक ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती है जिनके एरिया ऑफ ऑपरेशन किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी तक सीमित रहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन फॉरेन ब्रांचेस वो होती हैं जो कि दूसरे देशों में क्या बोलते हैं, ऑपरेट करती हैं या लोकेटेड होती हैं। करेक्ट। तो फॉरेन ब्रांचेस में सबसे पहले तो मैंने यही लिखा कि फॉरेन ब्रांचेस क्या होती है। पॉइंट नंबर 1, तो फॉरेन ब्रांचेस आप भी साथ साथ लिखना शुरू कर दें। फॉरेन ब्रांचेस आर दोस which are located आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर सिचुएटेड है या लोकेटेड है, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। जाहिर है कि सब लोगों को यह चीज मालूम है कि फॉरेन ब्रांचेस क्या होती है। अब एक बार जब ये पता लग गया तो दूसरी चीज आपको क्या मालूम होनी चाहिए। दरअसल हम लोगों की आदत है ये कहने की फॉरेन ब्रांचेस, दरअसल ये होते फॉरेन ऑपरेशंस हैं। क्या होते हैं, हम कहते तो हैं ये फॉरेन ब्रांचेस, लेकिन टेक्निकली ये फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं, फॉरेन ऑपरेशंस या फॉरेन ब्रांचेस। अब जो फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं या फॉरेन ब्रांचेस होती हैं, ये भी दो तरह की हो सकती हैं। ये भी दो तरीके की हो सकती हैं। सर ये भी दो तरीके की हो सकती है, राइट, बिल्कुल ये भी दो तरीके की हो सकती है। कौन कौन से तरीके की हो सकती है, एक तो हम कहते हैं इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस और एक हम कहते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस। एक तो हम कहते हैं इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस और एक हम बोलेंगे नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस। अब इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस कौन सी होती हैं, इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो उन्हीं प्रोडक्ट में या उसी लाइन ऑफ बिजनेस में डील करती है जिसमें हेड ऑफिस डील करता है। सपोज हेड ऑफिस जो है इंडिया में है, हेड ऑफिस कंप्यूटर के बिजनेस में है, ब्रांच जो है बाहर है किसी दूसरी कंट्री में है, लेकिन वो भी कंप्यूटर के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ब्रांच इंटीग्रल ब्रांच है। करेक्ट। तो एक तो होते हैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, इंटीग्रल हम कहते हैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, IFO शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे। अब बेटे इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, जैसा कि मैंने बताया था, उन ऑपरेशंस को या उन ब्रांचेस को कहते हैं सच ऑपरेशंस, यहां ऑपरेशन वर्ड जो है ब्रांचेस के लिए यूज हो रहा है। सच ऑपरेशंस whose activities are similar to activities of head office, यानी कि उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो कुछ वैसी ही हैं जो कि हेड ऑफिस की है, सिमिलर टू एक्टिविटीज ऑफ हेड ऑफिस, तो उनको हम कहते हैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन।
उसके अलावा दूसरी होती है, जाहिर है उनको हम बोलते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, अब नाम से ही पता लग रहा है कि ये नॉन इंटीग्रल है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। तो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस कौन से होंगे? जिनकी एक्टिविटी हेड ऑफिस के सिमिलर नहीं होंगी। आर दोज whose activities are not similar इसका मतलब उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज है, नॉट सिमिलर टू एक्टिविटीज ऑफ हेड ऑफिस, एक्टिविटीज ऑफ हेड ऑफिस। करेक्ट। अब पॉइंट यह है कि हम जो फॉरेन ब्रांचेस या ऑपरेशंस होते हैं, इनको हम दो अलग अलग पार्ट में क्यों बांटते हैं? उसका एक कारण होता है। उसका कारण तो एग्जैक्टली समझ में तुम्हें बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं। उसका कारण यह होता है कि बाद में हम देखेंगे जो ब्रांचेस हैं, फॉरेन ब्रांचेस, ये भी इंडिपेंडेंट होती हैं, ये अपनी अकाउंटिंग खुद ही करती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि बिकॉज ये बाहर की कंट्री में स्थित है, तो इन्होंने अपनी जो अकाउंटिंग या ट्रायल बैलेंस तैयार करे होंगे वो फॉरेन करेंसी में करे होंगे, बाहर की करेंसी में करे होंगे। मान लेते हैं कि हेड ऑफिस इंडिया में है, तो इंडिया की करेंसी तो रुपी है, और मान लेते हैं कि ब्रांच जो है वो यूके में है, तो वहां की करेंसी तो पाउंड है। तो ब्रांच ने तो अपने अकाउंट जो है फॉरेन करेंसी में बनाए होंगे ना। तो उन ब्रांचेस ने जो अपने ट्रायल बैलेंस फॉरेन करेंसी में बनाए हुए हैं, उनको हमें अपनी रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब होता है उस देश की करेंसी जहां पर हेड ऑफिस स्थित है। रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब करेंसी ऑफ द नेशन वेयर हेड ऑफिस इज लोकेटेड। तो हेड ऑफिस इंडिया में हम ये मान के चल रहे हैं, तो रुपी जो है वो होम करेंसी होगी, और रुपी को छोड़ के जो भी करेंसी होगी वो फॉरेन करेंसी मानी जाएगी। तो पाउंड्स को हमें रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? अब कन्वर्ट करने के बाद कुछ डिफरेंसेस जाहिर है कि आ ही जाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट में तो आए दिन डिफरेंस आते रहते हैं। तो जब हम ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करेंगे तो कुछ डिफरेंस आ जाएगा, जो कि नफा या लॉस हो सकता है। तो उस नफे या नुकसान का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ब्रांच फॉरेन ऑपरेशन है या नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है। समझ में आया? इसलिए हम फॉरेन ऑपरेशंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहां मैंने लिखा एनी एक्सचेंज डिफरेंस, यानी कि जब मैं ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ डिफरेंस आएगा। तो एनी एक्सचेंज डिफरेंस arising out of conversion of trial balance, तो ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टिंग करेंसी में तो कुछ डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। तो एनी एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग आउट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस shall be transferred to। तो अगर तो वो इंटीग्रल है तो उस केस में कोई एक्सचेंज डिफरेंस आएगा तो उसको तो हम पीएनएल अकाउंट में ले जाएंगे। ये पॉइंट है। इज इट क्लियर? लेकिन इस केस में अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसको हम पीएनएल में नहीं ले जाते। उसको कहां ले जाते हैं? वो एक बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट में ले जाते हैं। करेक्ट? तो नॉन इंटीग्रल में एनी एक्सचेंज डिफरेंस, ये ईडी का मतलब जो है एक्सचेंज डिफरेंस है। एनी एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग आउट ऑफ conversion of trial balance of such operation का मतलब जो नॉन इंटीग्रल है, such operation shall be transferred to,
तो उसको हम कहां ले जाएंगे, शेल बी ट्रांसफर टू, उसको हम ले जाते हैं फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, ये लंबा चौड़ा नाम है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ले जाते हैं, ट्रांसलेशन रिजर्व में। समझ में आया? तो ब्रांचेस कितनी टाइप, फॉरेन ब्रांचेस कितनी टाइप की होती हैं सर? 2 टाइप की होती है। फिर मैंने आपको क्या बताया रिपोर्टिंग करेंसी के बारे में। बहुत से बच्चों से पूछो रिपोर्टिंग करेंसी क्या होती है तो बोल देंगे रुपी। ऐसा नहीं है। मैंने कहा रिपोर्टिंग करेंसी उस देश की करेंसी को कहेंगे जिस देश में हेड ऑफिस है। सपोज आपका हेड ऑफिस यूके में है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हेड ऑफिस यूके में हो और ब्रांच इंडिया में हो, तो उस केस में जो यूके की करेंसी होगी, बिकॉज हेड ऑफिस वहां पर है, तो डॉलर उस केस में रिपोर्टिंग करेंसी हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा भी हो सकता है। तो रिपोर्टिंग करेंसी वो डिपेंड करता है कि हेड ऑफिस कहां पर है। जिस देश में हेड ऑफिस होगा उस करेंसी में हमें ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो रिपोर्टिंग करेंसी मैंने बताया, रिपोर्टिंग करेंसी मींस करेंसी ऑफ द नेशन, currency of the nation in which head office is located, in which head office is located। तो जहां पर हेड ऑफिस लोकेटेड है उस देश की करेंसी को हम रिपोर्टिंग करेंसी बोलते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में यही दिया होगा कि हेड ऑफिस इंडिया में है तो इसलिए रुपी रिपोर्टिंग करेंसी होगी। बाकी रिपोर्टिंग करेंसी को छोड़ के कोई भी करेंसी होगी तो उसको फॉरेन करेंसी बोलेंगे। तो फॉरेन करेंसी का क्या मतलब हो गया, करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी। तो फॉरेन करेंसी का क्या मतलब हो गया, तो फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, तो बेटे फॉरेन करेंसी का मतलब हो गया करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी। रिपोर्टिंग करेंसी को छोड़ के कोई भी करेंसी जो होगी वो हमारे लिए फिर फॉरेन करेंसी मानी जाएगी। करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी, करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी। बस इतना ही लिख लो। करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब फॉरेन करेंसी। इज इट क्लियर? अब मेन पॉइंट ये है, अब जो ब्रांच है वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हेड ऑफिस इंडिया में है और ब्रांच हमारी बाहर है। इसका मतलब रिपोर्टिंग करेंसी बिकॉज हेड ऑफिस इंडिया में है तो रुपी है, और ब्रांच हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यूएसए में है, तो इसका मतलब ब्रांच ने जो अपने अकाउंट्स बनाए होंगे वो यूएसए की जो करेंसी है डॉलर्स उसके हिसाब से बनाए होंगे। करेक्ट? थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी ब्रांच है, यानी कि जो नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं वो ये कि ट्रांसलेशन रिजर्व, ट्रांसलेशन बेटे इसको कन्वर्जन नहीं बोलते, बोलते ट्रांसलेशन ही है, ट्रांसलेशन रूल्स। अब ये ट्रांसलेशन के रूल्स क्या है, यानी कि ब्रांच ने अपनी अकाउंटिंग फॉरेन करेंसी में करी हुई है, तो ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को रिपोर्टिंग करेंसी में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स कैसे होते हैं वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। पहले तो हम ये मान के चलते हैं क्योंकि तुम्हारे लेवल पे इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस ही तुम्हें देखने को मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे लिखा ही नहीं होता अधिकतर ये ब्रांच इंटीग्रल है नॉन इंटीग्रल है, लेकिन फिर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। वैसे कुछ ना लिखा हो तो हमेशा इंटीग्रल मान के चलना चाहिए। वैसे तुम्हें मैं दोनों के रूल्स लिखाऊंगा। अगर मान लेते हैं ये ब्रांच इंटीग्रल ब्रांच है, इंटीग्रल का मतलब जो हमारी ही तरह एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। करेक्ट? तो अगर ब्रांच इंटीग्रल है और यूएसए में है और हेड ऑफिस इंडिया में है, तो ब्रांच ने अपना ट्रायल बैलेंस हमें दिया। अब उस ट्रायल बैलेंस को मुझे कन्वर्ट करना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेट करना। यहां ट्रांसलेट का मतलब कन्वर्जन से है। इज इट क्लियर टू यू? अब जब मैं ट्रांसलेट करूंगा तो उसके तुम्हें रूल्स भी तो मालूम होने चाहिए, ऐसे थोड़ी ट्रांसलेट कर देंगे। तो तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, जो ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक को हम कन्वर्ट करेंगे। जो फॉरेन करेंसी में ओपनिंग स्टॉक डॉलर्स में दिया होगा उसको हम कन्वर्ट किस बेस पर करेंगे,
हम करेंगे ओपनिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से। ओपनिंग एक्सचेंज रेट, ये ओपनिंग एक्सचेंज रेट तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस साल की बिगनिंग में जो एक्सचेंज रेट था रुपी के बीच में और डॉलर्स के बीच में वो क्या था, उस रेट के हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट, कोई मुश्किल काम नहीं है, चिंता ना करें। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको हम क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से करते हैं। क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, तो ईयर के एंड में जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? वैसे तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक रेवेन्यू नेचर के आइटम माने जाते हैं, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता। ये रेवेन्यू नेचर के माने जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों लिखते हो, लेकिन ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्जन जो बेस होगा वो ओपनिंग एक्सचेंज रेट होगा, क्लोजिंग स्टॉक का जो होगा वो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट होगा। उसके अलावा, इन दोनों आइटम्स के अलावा और डेप्रिसिएशन के अलावा जितने भी आइटम्स आप अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो, चाहे वो परचेजेस हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो कैरेज हो, एडवर्टाइजमेंट हो, रेंट हो, दुनिया भर के जो भी खर्चे आप पीएनएल अकाउंट में, ट्रेडिंग और पीएनएल में लिखते हैं, करेक्ट, जिनको हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू आइटम्स। इज इट क्लियर टू यू? तो ऑल रेवेन्यू आइटम्स, ऑल रेवेन्यू आइटम्स, all revenue items other than opening and closing stock, opening and closing stock and depreciation। बाद में हम देखेंगे डेप्रिसिएशन का भी अलग रूल है। वैसे डेप्रिसिएशन भी रेवेन्यू नेचर का आइटम का खर्चा है। तो जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम हैं, चाहे वो खर्चे हो चाहे इनकम, करेक्ट, वो हमने किस रेट के हिसाब से करने? एवरेज रेट के हिसाब से। एवरेज एक्सचेंज रेट, यानी कि जो भी ओपनिंग रेट होगा, क्लोजिंग रेट होगा, उसकी एवरेज हम ले लेंगे। तो एवरेज एक्सचेंज रेट के हिसाब से हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम होंगे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन को छोड़ करके, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर हम एक वर्ड यूज करते हैं, ऑल मॉनिटरी आइटम्स। अब मैं ये मॉनिटरी वर्ड लिखूंगा ना तो आधे बच्चों को तो ये समझ ही नहीं आएगा। ऑल मॉनिटरी आइटम्स, ऑल मॉनिटरी आइटम्स ब्रैकेट में लिखो एसेट और लायबिलिटी, चाहे वो एसेट हो चाहे वो लायबिलिटी हो। एक्चुअली बेटे बैलेंस शीट के अंदर जो हम आइटम लिखते हैं ना, उसमें से कुछ तो मॉनिटरी आइटम होते हैं और कुछ होते हैं नॉन मॉनिटरी आइटम। वैसे आप सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एसेट और लायबिलिटी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। देखो मॉनिटरी आइटम क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बैलेंस शीट में बिल्स रिसेबल लिखा हुआ है 1 लाख, या मैंने डेटर्स लिखा हुआ है 2 लाख, 99 के ऑलमोस्ट 100% चांसेस है कि बैलेंस शीट में जो मैंने ये अमाउंट लिखा हुआ है इतना ही अमाउंट हम रिसीव करेंगे। अब आप कहने के लिए तो कह सकते हो सर कुछ बैड डेट्स भी हो सकते हैं। भाई रोजमर्रा थोड़ी बैड डेट्स होंगे, वो तो बहुत ही रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी में ही बैड डेट्स होंगे ना। कोई भी आदमी अपनी या कोई भी कस्टमर अपनी इमेज थोड़ी लूज करना चाहता है। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट में हमने जो आइटम्स लिखे हैं उनके आगे जो अमाउंट हमने लिखा है, अगर वही अमाउंट मिलने की, रिकवर करने की हमारी पूरी संभावना है तो उनको मॉनिटरी आइटम कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में। अब आप ही के अल्फाज में समझाना पड़ता है। ऐसी लायबिलिटी है, मान लेते मैंने किसी से लोन लिया हुआ है 10 लाख का, तो जाहिर है कि मैं पे 10 लाख ही तो करूंगा उसको, तो ये भी मॉनिटरी आइटम है। जो मॉनिटरी आइटम है एसेट लायबिलिटी दोनों के लिए स्टैंड करता है। ऐसी जैसे बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, ये सब मॉनिटरी आइटम्स ही होते हैं। तो मॉनिटरी आइटम्स का मतलब अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पर हमने लिखा हुआ है और संभावना वही है कि वही अमाउंट हमें या तो मिलेगा या हम पे करेंगे, तो उस आइटम को मॉनिटरी आइटम कहते हैं। वैसे मैं तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए बता दूं, 99.99% आइटम बैलेंस शीट के अंदर मॉनिटरी आइटम्स होते हैं। लेकिन अब कुछ रेयर आइटम्स है, जैसे कि बैलेंस शीट के अंदर मैंने फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है। अब फिक्स्ड एसेट मैंने लिखा हुआ है 10 लाख रुपए। अब बताओ 10 लाख मैंने लिखा है
तो क्या पूरी संभावना है कि मुझे 10 लाख रुपए ही मिल जाएंगे मार्केट में अगर मैं इसको बेचूं? नहीं, हो सकता है मुझे 7 लाख मिले, हो सकता है मुझे 15 लाख मिले। तो ऐसे आइटम जिनके बारे में श्योरिटी नहीं होती, जैसे कि फिक्स्ड एसेट होता है, इवन स्टॉक भी नॉन मॉनिटरी आइटम्स में आते हैं, और ऐसी ऑपोजिट साइड में जैसे शेयर कैपिटल वगैरह है। तो ये आइटम्स जो होते हैं नॉन मॉनिटरी आइटम्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में नॉन मॉनिटरी आइटम्स वो आइटम होते हैं जिनकी वैल्यू जो बैलेंस शीट में लिखी है तो संभावना कम है कि वही वैल्यू हम रिकवर करें, उनको नॉन मॉनिटरी आइटम कहते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए आप ऐसे याद रख लो कि बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स होंगे उनको जो है हम क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करेंगे, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से करेंगे। लेकिन जो नॉन मॉनिटरी आइटम है जैसे कि फिक्स्ड एसेट, नॉन मॉनिटरी आइटम, तो नॉन मॉनिटरी आइटम जैसे कि फिक्स्ड एसेट। अब जो फिक्स्ड एसेट्स है इसको कैसे कन्वर्ट करा जाता है? फिक्स्ड एसेट को ना तो ओपनिंग रेट से कन्वर्ट करा जाएगा, ना क्लोजिंग रेट से करा जाएगा, ना एवरेज रेट से। बेसिकली यही 3 रेट होते हैं। तो सर फिर कौन से रेट से करा जाएगा? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस तारीख को हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा था, यानी कि जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई थी फिक्स्ड एसेट की परचेज को लेकर के। तो जिस डेट को आपने ट्रांजैक्शन करी थी उस तारीख को जो रेट चल रहा होगा उस रेट के हिसाब से आपने इसको कन्वर्ट करना है, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे एज पर रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, एज पर एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। समझ में आया? जिस तारीख को आपने ये ट्रांजैक्शन करी यानी कि ये एसेट खरीदा, उस तारीख को जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, एज पर एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लो जी, तो ये रूल्स हैं जो कुछ आपको मालूम होने चाहिए। ये तो खैर कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज है। जितने भी बैलेंस शीट के आइटम है तुमने देख ही लिया, क्लोजिंग रेट से होते हैं। बाकी एवरेज रेट जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का आइटम होते हैं, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग से, क्लोजिंग से। बस ध्यान ये रखना, अब जो फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन होगा तो डेप्रिसिएशन को किस रेट से करेंगे? डेप्रिसिएशन को उसी रेट से करेंगे जो रेट आपने यूज करा है फिक्स्ड एसेट के लिए, यानी कि इसी रेट से इसको कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया? यही रेट डेप्रिसिएशन के लिए भी यूज होगा। अच्छा जी, ये तो ठीक है। उसके अलावा मैंने यहां पर एक चीज लिखी, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब ये गुड्स सेंट 2 आइटम का बस आपको ध्यान रखना होगा, सिर्फ 2 आइटम का। एक गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब मैंने यहां पर लिखा एक्चुअल बेसिस। अब ये एक्चुअल बेसिस का मतलब क्या है ये एकदम से अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, फिलहाल अभी आप लिख लो, मैं अभी थोड़ी देर में इसको समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ लिख लें, गुड्स सेंट टू ब्रांच को हम एक्चुअल बेसिस के हिसाब से करेंगे। और इसी तरीके से हेड ऑफिस अकाउंट जो कि नजर आ रहा होगा एज पर ब्रांच ट्रायल बैलेंस। ब्रांच के ट्रायल में जरूर हेड ऑफिस अकाउंट लिखा होगा, तो हेड ऑफिस अकाउंट में जो अमाउंट होगा उसको भी हम एक्चुअल बेसिस पर कन्वर्ट करेंगे। ये एक्चुअल बेसिस का क्या मतलब है मैंने कहा अभी थोड़ी देर में, कुछ लम्हों में आपको पता लग जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक समझ में आ गया? ये जो रूल्स है मैंने बताया ये इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस के लिए। इन केस वैसे कोई चांस नहीं है नॉन इंटीग्रल के, लेकिन जस्ट फिर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर हमारी ब्रांच नॉन इंटीग्रल है यानी कि वह ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि हेड ऑफिस नहीं करता है, तो अगर ब्रांच ऐसी एक्टिविटी कर रही है तो उसको नीफो कहेंगे, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस कहेंगे। और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच है तो उसको मुझे कन्वर्ट करना होगा, तो 99% यही रूल चलेंगे। जैसे कि मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट, तो अगर ये ब्रांच नॉन इंटीग्रल होती मैं यही रूल अप्लाई करता। क्लोजिंग रेट क्लोजिंग स्टॉक के लिए यही रूल अप्लाई करता। जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम हैं उनके लिए एवरेज रेट यानी कि यही रूल अप्लाई करता। जितने भी मॉनिटरी आइटम हैं उनके लिए भी यही रूल करता। सर फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है, इंटीग्रल के केस में तुमने देखा कि नॉन मॉनिटरी आइटम जो कि फिक्स्ड एसेट है, तो वैसे फिक्स्ड एसेट याद रख लो, जो फिक्स्ड एसेट है उसको मैंने कहा हम कन्वर्ट करते हैं एज पर एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसलेशन या ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन।
जिस तारीख को ट्रांजैक्शन हुई है उस तारीख के एक्सचेंज रेट से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बस ये डिफरेंस है, इसलिए मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं। इसमें क्या है, इसमें क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से ही करते हैं, बस ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब बिकॉज इस केस में फिक्स्ड एसेट के लिए क्लोजिंग रेट चल रहा है, तो फिक्स्ड एसेट का जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी क्लोजिंग रेट के हिसाब से ही होगा। समझ में आया? और बाकी रूल्स बिल्कुल सेम है, बाकी रूल सेम है, चाहे गुड्स सेंट टू ब्रांच हो, चाहे हेड ऑफिस अकाउंट हो, एक्चुअल बेसिस पर इस पे भी करेंगे। अब जाहिर है कि तुम्हारी समझ में पहले तो ये मीनिंग आना चाहिए, सर ये एक्चुअल बेसिस का बेसिकली मतलब क्या है। करेक्ट, एक्चुअल बेसिस का मतलब समझाना ही पड़ेगा तुम्हें, तो समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइए जी अब मैं तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं। लीजिए जी 8.1, करेक्ट, 8.1 को बेटे देखें। 8.1 में वो क्या कहता है, W1 इनकॉर्पोरेशन एन इंडियन कंपनी। तो W इनकॉर्पोरेशन इंडियन कंपनी है, इसका मतलब जो है कि कंपनी इंडिया में है एंड हैज ए ब्रांच एट कंट्री एक्स, यानी कि किसी दूसरे देश में इसकी ब्रांच है और उस देश का नाम है एक्स, कंट्री एक्स। आगे कहता है द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच एज ए 31/3/2023 इज एज फॉलोज। और जो ब्रांच है 31/3/2023 को उसने अपना ट्रायल बैलेंस हमें बना के दिया, और तुम देख रहे हो कि ट्रायल बैलेंस डॉलर्स में बना हुआ है। डॉलर्स तो है फॉरेन करेंसी, और हेड ऑफिस इंडिया में है, तो रुपी है होम करेंसी, जिसको रिपोर्टिंग करेंसी भी बोलते हैं। करेक्ट, यहां तक ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। अब बेटे फिक्स्ड एसेट कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखें। फिक्स्ड एसेट है 51,000 का। तो जो फिक्स्ड एसेट है उसको मुझे एक्सचेंज रेट, कौन से एक्सचेंज रेट से मैं करूंगा, जिस तारीख को ट्रांजैक्शन हुई है। मैंने तुम्हें बताया ना, ये इंडियन कंपनी मान के चल रहे हैं, कुछ नहीं लिखा होता है तो वैसे भी मैंने कहा इंटीग्रल मान के चलना है, तो इंटीग्रल है। इंटीग्रल में फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करा जाएगा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से। तो ब्रांच ने अपना ट्रायल तो दिया, जिसमें ब्रांच ने लिखा भाई ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा है फिक्स्ड एसेट पड़े $51,000 के। ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस 22,000, परचेजेस डेबिट बैलेंस 95,000, सेल्स उन्होंने कहा $1,66,000 की है। गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे होंगे और ब्रांच ने उसको रिकॉर्ड करा है 34,000 के डॉलर्स पर। हेड ऑफिस ने तो जो सामान भेजा होगा, तो बिकॉज सामान इंडिया से गया है तो वो तो रुपी में गया होगा, लेकिन ब्रांच ने उसको रिकॉर्ड कितने पर करा है, $34,000 पर। आगे तुम्हें कुछ खर्चे दिए हुए, कैरेज इनवर्ड एंड अदर ब्रांच एक्सपेंसेस, फिर डेटर्स है, फिर क्रेडिटर्स आपको दिए हैं, उसके अलावा कैश एट बैंक है, डेटर्स है, कैश एट बैंक है, और ये हेड ऑफिस अकाउंट। मैंने कल भी तुम्हें बताया था लास्ट सेशन में भी कि जनरली ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसका मतलब है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसे देने हैं। तो ब्रांच कह रही है कि हमने $46,000 तुम्हें देने हैं। अब बेटे नीचे देखो, यहां कुछ चीजें दी हुई है। हेड ऑफिस सेंट गुड्स टू ब्रांच ₹15 लाख। अब ये पॉइंट आपने समझना है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था। हेड ऑफिस ने इस साल ब्रांच को गुड्स भेजे। अब हेड ऑफिस ने जब ब्रांच को गुड्स भेजे तो हेड ऑफिस ने कितने लाख रुपए के गुड्स भेजे सर? 15 लाख रुपए के गुड्स भेजे, 15 lakhs के गुड्स भेजे। अब ये गुड्स ब्रांच ने रिसीव करे तो जाहिर है कि ब्रांच अपनी डेबिट में लिखेगी, हेड ऑफिस तो अपनी क्रेडिट में लिखेगा क्योंकि उन्होंने भेजा है। अब ब्रांच ने अपनी डेबिट में इनको रिकॉर्ड करा हुआ है गुड्स सेंट टू ब्रांच, और उन्होंने फॉरेन करेंसी में रिकॉर्ड करा हुआ है, तुम देख रहे हो जो मैं उस वक्त तुम्हें बता भी रहा था, 34,000। तो इसका मतलब है कि जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है उसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी कन्वर्टेड फिगर क्वेश्चन में मौजूद होती है। तो तुम कह सकते हो कि ये जो 15 लाख रुपए का सामान हमने भेजा, करेक्ट, इसकी इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी में वैल्यू $34,000 की है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रांच ने अपनी बुक्स में जो गुड्स सेंट टू ब्रांच $34,000 दिखाया हुआ है, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू इंडियन करेंसी में 15 लाख की है। ये एक्चुअल बेसिस का मतलब है, यानी कि इनकी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी। मैंने कहा था 2 आइटम ऐसे होते हैं, एक तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट और एक हेड ऑफिस अकाउंट। अभी हेड ऑफिस अकाउंट पे भी हम आएंगे। तो अब ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, इसको तुम्हें किसी एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो मौजूद होगी।
अब पॉइंट नंबर 2 में उसने क्या लिखा, अब देखो पॉइंट नंबर 2 में वो कहता है हेड ऑफिस बुक्स हैव शोन एन अमाउंट ₹20 लाख ड्यू फ्रॉम ब्रांच। हेड ऑफिस की जो बुक्स है, हेड ऑफिस क्या कह रही है, हेड ऑफिस कह रहा है कि जी हमने ब्रांच से 20 लाख रुपए लेने हैं। हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने ब्रांच से 20 लाख रुपए लेने हैं, ये पॉइंट है। वो कह रहा है हेड ऑफिस की बुक से ये पता, हेड ऑफिस की बुक्स दी नहीं है, वैसे बता रहा है कि हेड ऑफिस के बुक्स के मुताबिक हमने ब्रांच से 20 लाख लेने हैं। जबकि ब्रांच क्या कह रही है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया, ब्रांच कह रही है कि हमने हेड ऑफिस को इतने डॉलर्स देने हैं, $46,000, $46,000 देने। इसका मतलब ये जो $46,000 है, हम मान के चलेंगे कि इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू 20 लाख है। तो इसका मतलब दो आइटम ऐसे होंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच और हेड ऑफिस अकाउंट, जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्वेश्चन में ही मौजूद होगी और वही वैल्यू हमने लिख देनी है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी। उसके बाद कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो $20,000 का है। अब क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें नीचे दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक नीचे ही दिया रहता है ट्रायल बैलेंस में, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर कहता है 1/4/2021। देखो अब उसने बताया, अब कई बच्चे सोचेंगे यहां सर कोई ईयर्स की मिस्टेक है, क्योंकि तुम्हें यहां पर तो लिखा हुआ है 31/3/2023। भाई तुम्हें करंट अकाउंटिंग ईयर जो दिया हुआ है 1/4/2022 से लेकर के 31/3/2023 का दिया हुआ है ना। और नीचे कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट हमने जो खरीदा 1/4/2021 को खरीदा। फिक्स्ड एसेट जो तुमने खरीदा वो कहता है कि इस तारीख को तुमने खरीदा, तो कोई एरर की मिस्टेक नहीं है। वो 1/4/2021 की बजाय 1/4/1951 भी दे सकता है डेट, करेक्ट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस तारीख को फिक्स्ड एसेट खरीदा गया। अब फिक्स्ड एसेट इस तारीख को खरीदा गया, इस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, ₹60 to $1, ₹60 to $1, यानी कि $1 हासिल करने के लिए मुझे 60 रुपए देने पड़ेंगे। मैं 60 रुपए आरबीआई को दूंगा तो $1 मुझे मिलेगा, ये कहने का मतलब है। उसके अलावा तो इसका मतलब फिक्स्ड एसेट को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो इस रेट से करूंगा, करेक्ट। अच्छा जी, अब उसने नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे उसने तुम्हें एक्सचेंज रेट दिए हुए, जो मैंने बताया क्वेश्चन तुम्हें जरूर देगा। नीचे उसने कहा 1/4/2021 को एक्सचेंज रेट ये है कि $1 इज इक्वल टू 63 रुपीज, करेक्ट। फिर कहता है ईयर के एंड में 31/3 को $1 इज इक्वल टू 67 रुपीज, और एवरेज रेट उसने तुम्हें दे ही दिया। वैसे तुम निकाल भी सकते हो 63 + 67 डिवाइडेड बाई 2 करके, तो $1 इज इक्वल टू 65, तुम्हें एवरेज रेट भी दे दिया। ये चीजें तुम्हें दी हैं। अब तुमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को आपने कन्वर्ट करना है। पहला काम आपका ये करना है, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, ये चीजें तो आपके सामने गिवन ही है। अब इनको हमने कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखें। वैसे तो मैंने सॉल्व करा हुआ है, लेकिन एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है जी। ब्रांच, तो कन्वर्जन ऑफ, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस। ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है उसको आपने कन्वर्ट करना है, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को आपने कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू रिपोर्टिंग करेंसी। आपने रिपोर्टिंग, आरसी का मतलब रिपोर्टिंग करेंसी। अब ब्रांच ने तो अपनी अकाउंटिंग डॉलर्स में बनाई है, आपकी रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी होगी आपके हिसाब से, कौन सी रिपोर्टिंग करेंसी होगी सर, रुपी होगी, तो रुपी में आपने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, वैसे तो मैंने आपके सॉल्यूशन में 5 कॉलम बनाए हुए, आपको इतनी जरूरत नहीं है, वो तो मैंने समझाने के एंगल से बनाए हुए हैं, आप सिर्फ यहां पर देखें। सबसे पहले तो मैंने यहां पर लिख दिया रुपी, फिर मैंने लिख दिया यहां पर डेबिट, यहां पर लिख दिया मैंने क्रेडिट, और यहां पर भी मैंने लिख दिया एक्सचेंज रेट। और अब मैंने आइटम्स को देखा, पहला आइटम क्या है बताएं मुझे जरा, अब आप मुझे बताते रहें पहला आइटम क्या है। सर फिक्स्ड एसेट है पहला आइटम, वेरी गुड, फिक्स्ड एसेट पहला आइटम है, ठीक है ना।
अब ब्रांच देखो, फिक्स्ड एसेट पहला आइटम है, ब्रांच ने क्या लिखा हुआ है, $51,000, यही लिखा है $51,000। अब हमें इसको किस रेट से कन्वर्ट करना है, जिस तारीख को मैंने इसको खरीदा था, और उस दिन जो रेट चल रहा था, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था, उस तारीख को जो रेट चल रहा है 60 का चल रहा है, करेक्ट। तो यानी कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, $1 जो है वो 60 रुपए के बराबर है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, वैसे तो मैं तुम्हें कह सकता हूं सीधा मल्टीप्लाइड कर दो, लेकिन जस्ट समझाने के लिए देखो बेटे, $1 अगर 60 रुपए के बराबर है तो ये $51,000 है ना, तो $51,000 कितने रुपए के बराबर होंगे, इसलिए मुझे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। यानी कि कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाइड करते चले जाना है। ये भी समझ में आना चाहिए कि मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो ये अब आपको समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि हमने इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस रेट के हिसाब से करना है, पहले तो उस रेट को लिख दो। आपको सिर्फ 60 लिखने की जरूरत है, करेक्ट। यानी कि जो एक्सचेंज रेट है, यहां पर भी आप रुपी लिख सकते हो, यानी कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। तो अब मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर में 51,000 को 60 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा। मल्टीप्लाइड करके बस इतना ध्यान रखना कि फिक्स्ड एसेट जो डेबिट का आइटम है वो डेबिट में लिखना, क्रेडिट की फिगर क्रेडिट में लिखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। जब तुम इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो वो 30,60,000 की फिगर आ जाएगी, $51,000 इंटू 60। तो ये रुपी वैल्यू आ गई। उसके बाद दूसरा आइटम देखो, दूसरा आइटम क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, अब ओपनिंग स्टॉक है, पहले तो किस एक्सचेंज रेट के हिसाब से करेंगे सर, ओपनिंग एक्सचेंज। तो हमने नीचे देखा कि ओपनिंग एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 63 है। अब ओपनिंग स्टॉक कितने डॉलर्स का दिया हुआ है सर, $22,000 का दिया है। तो $22,000 को 63 से मल्टीप्लाइड करेंगे, इस तरीके से करना है। तो 13,86,000, 13,86,000 ये फिगर आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तीसरा आइटम बताओ सर। तीसरा आइटम परचेजेस है, पक्का परचेजेस है, चलो तुम कह रहे हो तो मानना ही पड़ेगा, परचेजेस है। परचेजेस कहां लिखते हैं आप, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं ना, ट्रेडिंग में लिखते हैं। तो ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल का आइटम है, रेवेन्यू नेचर का आइटम है। रेवेन्यू नेचर के खर्चे एवरेज रेट के हिसाब से होते हैं। एवरेज रेट हमें क्वेश्चन में 65 दिया हुआ है। अब बताओ क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में कितने डॉलर्स की परचेजेस है सर, $65,000 की, पक्का राइट सर। तो 65,000 की है, तो 65,000 को 65 से आप मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आ जाएगा 61,75,000 आ जाएगा। ये नहीं कि मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है, क्योंकि मुझे अधिकतर फिगर मेमोराइज्ड है, इसलिए मैंने कहा। उसके अलावा फिर अगला आइटम सेल्स देखें। अब बेटे सेल्स भी रेवेन्यू नेचर का आइटम है, क्योंकि ये भी आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लिखते हैं, इसलिए यहां पर भी एवरेज रेट चलेगा। अब सेल्स का अमाउंट पहले तो देखे क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है डॉलर्स में, 1,66,000 लिखा है। 1,66,000 को आराम से आप 65 से मल्टीप्लाइड करें, लेकिन क्रेडिट के कॉलम में लिखना, क्योंकि ये क्रेडिट साइड का आइटम है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। 107,90,000 ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। मैं कहता हूं मैंने गलत भी लिख दी, उसको छोड़ो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े। उसके बाद था गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा था, गुड्स सेंड टू ब्रांच। पहले तो यहां पर तुम एक्चुअल लिख सकते हो, इसको तुम एक्चुअल बेसिस पर कन्वर्ट कर रहे हो, करेक्ट। एक्चुअल बेसिस पर कन्वर्ट, एक्चुअल का क्या मतलब है, मैंने अभी बताया कि ब्रांच ने, या ब्रांच के कॉलम को देखेंगे तो ब्रांच ने तो लिखा हुआ है डेबिट के कॉलम में $34,000 गुड्स सेंड टू ब्रांच के आगे, यानी कि ब्रांच कह रही है हमें इतने डॉलर्स के गुड्स मिले। लेकिन हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजे थे हमें क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ था, और उसमें लिखा था कि इनकी वैल्यू 15 लाख रुपए है। तो मैं यहां पर सीधा 15 लाख लिख दूंगा, यानी कि इनको मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनकी रुपी वैल्यू या होम करेंसी की वैल्यू या रिपोर्टिंग करेंसी की वैल्यू मेरे पास मौजूद है। ये कहने का मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच के बाद बेटे अगला आइटम क्या है, उसमें कुछ एक्सपेंसेस होंगे शायद, हाँ कैरेज इनवर्ड्स वगैरह। तो कैरेज इनवर्ड एंड अदर ब्रांच एक्सपेंस, मैंने सिर्फ कैरेज इनवर्ड्स लिख दिया। अब ये एक्सपेंस है, हमें मालूम है कि जो खर्चा होता है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है।
तो इसका मतलब एवरेज रेट इस पे अप्लाई होगा। अब तुम देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है कैरेज का खर्चा, तो 5,000 इंटू 65 आपको पहले करना पड़ेगा, तो 3,25,000 ये मैं डेबिट के कॉलम में लिख दूंगा। कैरेज इनवर्ड के बाद बेटे अगला आइटम डेटर्स तुम्हें क्वेश्चन में मौजूद है, तो डेटर्स को आप पहले तो लिख ले। अब डेटर्स क्या है, बैलेंस शीट का आइटम है। मैंने कहा फिक्स्ड एसेट तुम ऐसे याद रख लो, फिक्स्ड एसेट को छोड़ के बाकी जितने भी बैलेंस शीट के आइटम है सारे क्लोजिंग रेट के हिसाब से होंगे, वैसे मॉनिटरी आइटम है। अब क्लोजिंग रेट क्वेश्चन में जो हमें दिया था वो 67 का दिया हुआ है। अब डेटर्स का अमाउंट कितना है, 9,000। 9,000 को 67 से मल्टीप्लाइड कर दो तो 6,03,000 ये आपकी फिगर आ जाएगी, 6,03,000। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। डेटर्स के बाद फिर अगला आइटम क्या है, क्रेडिटर्स है। क्या है, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स का अमाउंट भी आप लिख दो। पहले तो क्रेडिटर भी बैलेंस शीट का आइटम है, और मैंने कहा बैलेंस शीट के आइटम को क्लोजिंग के रेट के हिसाब से करेंगे, वैसे ये मॉनिटरी आइटम भी है ये भी, तो 67 के हिसाब से करेंगे। अब अमाउंट तुम्हें दिया है 3,000, 3,000 को 67 से मल्टीप्लाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 2,01,000। लेकिन क्रेडिट में लिखना मत भूलना, 2,01,000। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, क्रेडिटर्स के बाद फिर इसमें दिया हुआ है हेड ऑफ कैश एंड बैंक भी है, कैश एंड बैंक। तो कैश बैंक जो है मॉनिटरी आइटम है, अमाउंट उस पहले तो ये क्लोजिंग रेट के हिसाब से होगा, और 3,000 तुम्हें दिया हुआ है तो 3,000 को मल्टीप्लाइड कर देंगे 67 के हिसाब से, 3,000 इंटू, अच्छा ये भी मैंने 3,000 के हिसाब से कर दिया था, ओहो ये 2,01,000 आ जाएगा। मैंने एक्चुअली गलती से 3,000 इंटू 67 2,01,000 लिख दिया, ये 3,000 नहीं है। क्रेडिटर का जो अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 7,000 दिया हुआ है, तो 7,000 को बेटे मल्टीप्लाइड करना जरा 67 से, तो वो आ जाएगा 4,69,000, 4,69,000। कोई बात नहीं। अच्छा, लास्ट आइटम है हेड ऑफिस अकाउंट, और ये भी हम एक्चुअल बेसिस के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, एक्चुअल बेसिस। मैंने तुम्हें उस वक्त बताया था कि ब्रांच तो ये कह रही है कि हमने डॉलर्स में 46,000 देने हैं, लेकिन हेड ऑफिस ने नीचे कुछ एक लिखा हुआ था, हेड ऑफिस कह रहा था हमने 20 लाख लेने हैं। पहले तो ये देखो कि ये फिगर ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में कौन से साइड में लिखी है, क्रेडिट में लिखी है ना, तो आप क्रेडिट में ही लिखेंगे। इसका मतलब जो $46,000 है वो इंडियन करेंसी में 20 लाख के बराबर है, आप इस तरह से लिखेंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब जब आपने सारे आइटम को कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद पहले आप आराम से दोनों का टोटल कर लो, दोनों साइड का पहले तो टोटल करेंगे, करेक्ट। अब दोनों साइड का जब टोटल करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इस साइड का जो टोटल है वो आएगा आपका 1325900। और इधर का जो टोटल आ जाएगा वो आएगा 132500000। इसका मतलब है 132,50,000, करेक्ट। ये टोटल आपने दोनों साइड के कर लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आराम से देखो कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये 59 है, यहाँ 50 है, 9,000 का डिफरेंस है। इस 9,000 के डिफरेंस को आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, एक्सचेंज डिफरेंस। क्या लिखेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस, इसको हम लिखते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। और जस्ट याद दिलाने के लिए कि ये इंटीग्रल ब्रांच है, तो अल्टीमेटली ये डिफरेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाता है, करेक्ट। बाद में अगर मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं तो उसमें ये बैलेंस चला जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बस इतना आपने ध्यान रखना है। यहां तक ठीक है? तो इस तरह से करेंगे। अब वेट, आप ये मत सोचे अभी कहानी खत्म हो गई, वैसे तो हो ही गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा काम बाकी है। बिकॉज क्वेश्चन में नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया था, तो तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक को भी कैलकुलेट करके दिखा देना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था
कि डॉलर्स में 20,000 का स्टॉक है, नीचे यही लिखा था ना, हाँ 20,000। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी तो कन्वर्ट करूंगा या नहीं करूंगा? सर करूंगा। तो कौन सा रेट अप्लाई करूंगा? क्लोजिंग रेट 67। तो 20,000 को 67 से आप कर दो तो 13,40,000 ये इसकी इंडियन करेंसी में, रिपोर्टिंग करेंसी में वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। कोई मुश्किल काम है ये? कोई मुश्किल लगा आपको? बिल्कुल इजी कि नहीं? इससे तो आसान कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जरा देखें क्या आप आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। 8.2 को देखो, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का कंट्री कजिन है। कंट्री कजिन का मतलब उसका भाई है। आइए जी, आपने देखा वही डाटा यहां पर भी है। देखो फिक्स्ड एसेट, फर्स्ट क्वेश्चन में भी 51 थे, ओपनिंग स्टॉक, सारी फिगर्स वगैरह मैंने सेम लिखी है। लेकिन मैंने क्या लिखा है कि अब आप ये मान के सॉल्व करो जैसे ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस है। अगर ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस हैं तब मेरे सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ेगा? पूरा सॉल्यूशन वही रहेगा जो अभी मैंने आपको बताया। सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, देखो यहां मैंने जानबूझ के समझाने के लिए सॉल्यूशन के अंदर 5 स्टेप बना दिए ताकि आपको मुझे समझाने में भी आसानी हो, आपको समझने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो $51,000 का फिक्स्ड एसेट है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो हमने ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का रेट लिया था। बिकॉज ये नॉन इंटीग्रल है, यहां मुझे क्लोजिंग रेट के हिसाब से करना पड़ेगा। बस ये डिफरेंस इसमें आएगा, बाकी सारे आइटम उसी फिगर पे आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो है नहीं, तो बाकी सारे आइटम जो हैं उसी रेट के हिसाब से आ जाएंगे। उसके बाद जब तुम टोटल करोगे तो ये टोटल है और अब की बार डिफरेंस इधर की तरफ आ जाएगा। ऑफ कोर्स इसको भी एक्सचेंज डिफरेंस कहेंगे, लेकिन जस्ट याद दिलाने के लिए कि अल्टीमेटली ये डिफरेंस जो है फॉरेन करेंसी मॉनिटरी ट्रांसलेशन रिजर्व में चले जाता है। ये लीगल शॉर्ट फॉर्म है और मोस्ट ऑफ द टाइम यही शॉर्ट फॉर्म यूज होती है, इसकी लॉन्ग फॉर्म तो बहुत ही कम यूज होती है। तो ये डिफरेंस आएगा। इज इट क्लियर टू यू? अगर मैं यानी कि इस क्वेश्चन को, जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप मैं उसको नॉन इंटीग्रल के हिसाब से करता हूं जो कि 8.2 है, तो ये फर्क क्वेश्चन में आएगा। सिर्फ ये आइटम जो 51 का था वो इस वैल्यू पर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है कहानी? सब बिल्कुल क्लियर है? चलो ठीक है। अगर यहां तक ये कहानी है, क्लियर है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ने के लिए 8.3 को देखें। वो कहता है W3 इनकॉर्पोरेशन एन इंडियन कंपनी हैज ब्रांच एट कंट्री एक्स। अब W3 नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन कंपनी है, इंडिया में हेड ऑफिस है इसका मतलब, और उसकी ब्रांच कंट्री एक्स में है। कहता है ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच एज ए 31/12/2023 इज एज फॉलोज। तकरीबन इस क्वेश्चन में भी डाटा पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। तुम देख रहे हो फिक्स्ड एसेट उतना ही है, ओपनिंग स्टॉक भी, परचेजेस भी, सेल्स भी, सब कुछ उतना ही दिया हुआ है। करेक्ट? उसके अलावा गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस भी उतने ही है। पिछले क्वेश्चन में भी कैरेज, इनवर्ड एंड ब्रांच एक्सपेंसेस 5,000 थे, वही हैं। डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश एट बैंक और हेड ऑफिस अकाउंट ऑलमोस्ट सेम है, डेटा तो सेम है, लेकिन नीचे मैंने इसमें कुछ चीजें ऐड कर दी। नीचे मैंने लिखा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग $1,000। अब बेटे नीचे जो एक्सपेंसेस है ना, ध्यान से सुने मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपके पास उसने नीचे ये बोल दिया एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग $1,000। एक तो ये इंफॉर्मेशन दे दी। फिर कहता है डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू। तो फिक्स्ड एसेट को 10% के हिसाब से कम करना है। फिर ये वही चीज है कि हेड ऑफिस ने 15 लाख का सामान भेजा, इसका मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच जो दिया है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास है, और हेड ऑफिस कह रहे हैं हमने 20 लाख लेने हैं, तो इसका मतलब ब्रांच जो कह रही है हमने $46,000 देने हैं, उसकी भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का है, और कहता है जब हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा था उस वक्त रेट 60 का है। बाकी सारी चीजें सेम ही है, बस इस क्वेश्चन में फर्क क्या है कि मैंने यहां पर 2 एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आपको दे दी। अब ये 2 एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट देने से क्वेश्चन में या क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको मुझे समझाना है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसको समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखे पहले मेरे पॉइंट को।
इसको समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइए जी, इसको समझाने के लिए देखो यहां पर, इसको ऐसे भी समझाया जा सकता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैसे मेरा अपना मानना यह है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली इसको इस तरीके से समझा देता हूं। देखो पहले तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये इंटीग्रल है नॉन इंटीग्रल। मैंने कहा तुम्हारे लेवल पे लिखा नहीं रहेगा, इसलिए तुमने हमेशा उसको इंटीग्रल मान के चलना है, मान के चलना है। तो ये इंटीग्रल है। अब फिक्स्ड एसेट 51,000 के है, तो मुझे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को जो रेट चल रहा है उस रेट को कंसीडर तो करना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, देखो यहां पर $51,000 के फिक्स्ड एसेट दिए हुए हैं और नीचे कह रहा है डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट एट 10% पर एनम। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, पहले इसका डेप्रिशिएशन तुम्हें कंप्यूट करना पड़ेगा। 10% में इसका कंप्यूट करूंगा तो 5,100 आ जाएगा, पक्का, यहां तक ठीक है। और 5,100 में इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 45,900। यानी कि तुम ट्रायल बैलेंस के अंदर ही इस आइटम की एडजस्टमेंट कर दोगे। यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अब तुम फिक्स्ड एसेट 51,000 नहीं लिखोगे, अब तुम 45,900 लिखोगे, जैसे कि यहां मैंने लिखा, ये डॉलर्स में ही मैंने इसको 45,900 कर दिया और मैंने डेप्रिशिएशन इसी के नीचे लिख दिया। अब 45,900 और 5,100 क्या हो गया, 51,000 ही हो गया। बात समझ में आई? यानी कि इस एडजस्टमेंट को मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर ही एडजस्ट कर दिया और उसके बाद फिर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। तो फिक्स्ड एसेट जो है अब 45,900 के लेंगे, तरीका वही है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का रेट जो है वो 60 है, तो 45,900 को 60 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 27,54,000 ये वैल्यू आ जाएगी। डेप्रिशिएशन को भी इसी रेट से करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक 22,000 है, उसको ओपनिंग रेट के हिसाब से करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी। ये दोनों वैल्यू रुपए की हैं और ये डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम है, करेक्ट। परचेजेस 95,000 की है, परचेजेस जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, एवरेज रेट, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सेल्स जो है क्रेडिट में दिया हुआ है, ऑफ कोर्स ये भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल का आइटम है, एवरेज रेट अप्लाई करेंगे 1,66,000 इंटू 65, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। गुड्स सेंट टू ब्रांच $34,000 और इसकी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास मौजूद है 15 lakhs। देखो ये डेबिट में लिखा है तो डेबिट में ही वैल्यू लिखेंगे क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू मैंने कहा तुम्हें नीचे क्वेश्चन में दी हुई थी। अब ये कहानी है कैरेज इनवर्ड की, देखो यहां पर कैरेज इनवर्ड। अब मुझे एक बात बताना, जो मैं तुम्हें बात बताना चाह रहा हूं, अब देखो बेटे, पहले तो एडजस्टमेंट में कोई चीज दी होती है तो इसका मतलब है ये अभी इसके अंदर एडजस्ट नहीं है, ये इसके अंदर एडजस्ट नहीं है। अब एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, नॉर्मली तुम एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कैसे करते थे, कोई चीज नीचे आउटस्टैंडिंग दी होती थी तो जो भी एक्सपेंसेस नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में दिए होते हैं, तो नीचे जब तुम्हें कोई चीज आउटस्टैंडिंग दी होती थी तो तुम क्या करते थे, एक तो उसमें ऐड कर देते थे इससे पहले के लेवल में, और उसको अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी दिखाते थे या नहीं दिखाते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक बार ऐड करते थे और बैलेंस शीट में भी दिखाते थे। अरे बाबा ये करते थे या नहीं करते थे, सर करते थे। वही चीज तुम्हें यहां पर भी करनी है। उसका कारण क्या है ये तुम लोगों को ठीक तरह बताया नहीं गया है। जब एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग को मैं एडजस्ट करूंगा तो उसकी एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यानी कि अब जब मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूं तो इससे दो चीजें हो रही हैं, एक तो खर्चे बढ़ रहे हैं, तो ये खर्चे बढ़ रहे हैं इसलिए हमने खर्चों को बढ़ाना है, और बिकॉज मैंने ये एंट्री लिखी तो इसकी वजह से एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। तो ये किसी भी आइटम में जब बैलेंस बच जाता है तो उसको एसेट या लायबिलिटी में दिखाया जाता है। ये क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब जैसे ये कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है तो एक बार तो तुम कैरेज इनवर्ड में 1,000 ऐड करोगे, यानी कि अब इसको 6,000 लोगे और फिर उसको एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग को एक नए आइटम के रूप में भी ट्रायल बैलेंस में दिखा दोगे।
एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ताकि वो, क्योंकि जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब अब वो लायबिलिटी साइड में भी आएगा। कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने क्या करा, जो ये एक्सपेंसेस थे, क्योंकि सारे खर्चे दिए हुए ना, मैंने यही कर दिया 5000 प्लस 1000, पहले तो मैंने ऐड कर दिया। तो खर्चे तो मैंने पहले मान लिए कि अब $6000 के हैं, खर्चों को मैंने एवरेज रेट से जो है मल्टीप्लाई करा, तो ये मैंने अमाउंट लिख दिया। और जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है वो मैंने अलग से भी लिख दिए। ये देखो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, अब ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये लायबिलिटी साइड का आइटम है, और लायबिलिटी साइड के या एसेट या लायबिलिटी जो होंगी उनको हम क्लोजिंग रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 इंटू 67,000 की वैल्यू मैं यहां पर लिखूंगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कैसे करनी है, बाकी तो वही चीज है। डेटर्स हैं उसको क्लोजिंग रेट से करोगे, फिर क्रेडिटर्स हैं 7000, उसको क्लोजिंग रेट के हिसाब से करोगे, कैश एट बैंक है क्लोजिंग रेट के हिसाब से करोगे, बाकी चीजें। अब जो 46,000 उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू हमारे पास 20 लाख की मौजूद थी, मैंने तुम्हें बताया। और उसके बाद फिर तुम इसको जैसे भी अभी मैंने बताया था टैली करोगे, जो डिफरेंस आ जाएगा उसको एक्सचेंज डिफरेंस कहते हैं। वैसे ही ये डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस जो है, ये अल्टीमेटली कहां चले जाएगा, ये पीएनएल में चले जाता है। ये पीएनएल में कहां और कैसे जाता है ये तुम्हें कुछ टाइम के बाद पता लगेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? अब आज के सेशन को मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है, उसका कारण क्या है कि अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना, तो फिर उसमें बहुत टाइम, 1 घंटा लग जाएगा। तो अभी भी नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, चिंता मत करें। ये नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर फिनिश होगा, और उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी और इस चैप्टर को फिर हम फिनिश अप भी करेंगे। तो टिल देन, टाइम टू से गुड बाय।